नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक? बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है विच आर रियली हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज योर टर्म्स एंड द प्री बोर्ड। तो जैसे आपको पता है कि क्लास 10 बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023-24 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। 6-7 चैप्टर मैंने मैथ्स के कवर कर चुकी हूँ। ओके, स्पेशली जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले वो मैंने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। साइंस के जो चैप्टर्स है वो कवर होते जा रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं आपको वो हेल्प करने के लिए है कि आप आराम से 80 में से 65, 70, 75 तक आराम से मार्क्स स्कोर कर ले। वो सारे क्वेश्चंस उसी पे ही आधारित हैं। उन क्वेश्चन में से आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएगा, 3, 4 किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछेंगे, यू विल बी एबल टू आंसर इट। अच्छा, कुछ बच्चों के अगर पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ बच्चों ने पेपर दे चुके हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको कितना हेल्पफुल रहे। ओके, और किस तरीके से आप मेरे वीडियोस का आपने यूटिलाइज करके आपके एग्जाम को आपने अच्छे से स्कोर किया। सो दैट जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिव आएगा कि हाँ चलो वीडियो और चैनल जेन्युइन है, और मुझे पता चलेगा कि मेरे एफर्ट से बच्चों को कितना फायदा हुआ। तो उस हिसाब से मैं और आगे मेहनत करूंगी और आपके लिए और फ्रूटफुल वीडियोस लेके आऊंगी, ना कि कोई बकवास करने वाले वीडियोस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके मैं आज करवाने जा रही हूँ। एज यू नो मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देती हूँ हर एक क्वेश्चन का, सो दैट उसके अलावा कुछ आपसे पूछ भी लेते हैं तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, और वो कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द डिप्रेशन ऑफ व्हाइट लाइट। सॉरी, व्हाट इज मीन बाय द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, तो व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है आपको रे डायग्राम की मदद से वो बताना भी है। एंड व्हाई डू वी गेट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन में 3 सेक्शन मैंने दिए हैं। अब वो तीनों सेक्शन आपको अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, बट आपको मीनिंग पता होगी तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट। तो चलिए, अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, अगर आपसे ये एक बार में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट जब स्प्लिट होती है, जब वो डिवाइड हो जाती है, तो वो 7 रंगों में ना, सतरंगी ओके 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स। जब वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि ग्लास प्रिज्म हो गया, ठीक है, उसमें से वो पास होती है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्स मतलब फैल जाना, ठीक है, डिस्पर्स मतलब कि फैल जाना। तो when white light splits into 7 colors, okay, 7 different colors, that is considered as a dispersion of light when the light passes through the transparent medium like the glass prism. Okay, अब डिस्पर्शन लाइट का आपके पास डायग्राम दिया हुआ, एक ट्रायंगल शेप बना लेना। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक व्हाइट लाइट हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, ये हुई इंसिडेंट लाइट। ओके, वो जैसे ही प्रिज्म पे आएगी, ठीक है, जैसे ये आपका प्रिज्म है, तो ये व्हाइट लाइट जैसे ही आई ओके इंसिडेंट हुई तो टकरा गई। अब जैसे ही वो अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगी वो। अब चैप्टर 10 लाइट वाला चैप्टर आपने किया है और आप लोग उसमें पता है, मैंने उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैंने आपको उस पर समझाया था किस तरीके से लाइट बैंड होती है। ओके, बैंड हो जाएगी तो स्पीड चेंज हो जाएगी उसके अंदर, तो लाइट जो है वो बैंड हो जाती है, और बैंड होने के बाद जब ट्रैवल करती है फिर जब बाहर निकलती है अगेन दूसरे मीडियम में, ओके, तो वो क्या हो जाएगी, वो कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। और ये 7 कलर्स को हम कहते हैं विबग्योर। ओके, इन 7 कलर्स को हम लोग कहेंगे विबग्योर। ओके, तो ये पूरा सीरीज रहता है। तो आपको अब कलरिंग तो करना नहीं, बट आपको इस तरीके से पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करके आना है। अब क्या कह रहा है कि हमें ये अलग अलग कलर्स क्यों मिल रहे हैं, मतलब क्या रीजन है अलग कलर्स मिलने की। तो सीधी सी बात है, जब लाइट बैंड हो जाती है ना, तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, अलग अलग जिनसे मिलके लाइट बनी थी, उन सबकी स्पीड अलग अलग होती है, तो जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड से डिवाइड हो जाते हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, समझो कि एक रोड है, ओके, और एक रोड पे सबके सब ना, जैसे कि आप 3 फ्रेंड हो, होता है ना कि एक्टिवा पे जा रहे हो और तीनों से आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आप समझोगे आपका एक्टिवा है, स्कूटर है या बाइक है, और आप जा रहे हो, ठीक है, और तीनों दोस्त आपस में जा रहे हैं, पूरा रास्ता खाली है, ठीक है, तीनों की स्पीड बराबर होगी। अब क्या होगा, पीछे से समझो एक दूसरा गाड़ी वाला है, वो हॉर्न बजा रहा है, जगह जाइए वो हॉर्न बजा रहा है। ठीक है, आपको उसको जगह देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, एक बंदा आगे चला फास्ट ला जाएगा, एक साइड में हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, स्पीड अलग अलग हो गई। स्पीड अलग अलग हो गई तो क्या हो गया, आप लोग डिवाइड हो गए। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कलर्स डिवाइड हो जाते हैं, लाइट डिवाइड हो जाती है, तो वो अलग अलग कलर्स के हिसाब से अपने को दिखती है। सो वी गेट डिफरेंट कलर्स बिकॉज ईच कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी। ठीक है, सबकी बेंड होने की एबिलिटी अलग अलग है।
और इसके हिसाब से उनकी स्पीड के हिसाब से वो अलग अलग हो जाते हैं। बात समझ में? जनरलाइज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है और बच्चा जो है वो देख नहीं पा रहा है। एंड प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर फ्रॉम हिम। अब वो जहाँ बैठा हुआ है ना और जो ब्लैक बोर्ड है उसके बीच का जो अंतर है वो 4 मीटर जितना अंतर है, तो वो नहीं दिख पा रहा है। तो नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन। ये जो विजन में जो प्रॉब्लम आई, वो चीजें नहीं देख पा रहा है लिखा हुआ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अब सीधी सी बात है, इसको अपन कहेंगे मायोपिया। ठीक है, तो जो दूर से आप नहीं देख पाते हो मायोपिया, अगर नजदीक से नहीं देख पाते हो तो हाइपरमेट्रोपिया। तो द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया। इसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस, मतलब कि नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। ठीक है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग दिस डिफेक्ट एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। ओके, तो कह रहा है कि भाई इसको एक्सप्लेन भी करो और बताओ कि कैसे इस डिफेक्ट को अपन करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हो यूजिंग द स्पेक्टेकल्स, मतलब कि चश्मा पहन सकते हो या लेंसेज आप लगा सकते हो। कौन से लेंस होंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, कौन से होंगे? कॉनकेव लेंस। तो याद करना, मायोपिया में कॉनकेव लेंस होते हैं। और जिससे क्या होगा ना, जो इमेज होगा वो रेटिना पे बनेगा और इजीली, ठीक है, हम वो देख पाएंगे। कॉनकेव लेंस का पावर सबका अलग अलग होता है ना, चश्मा तो है। अब किसी का वो बोलेगा कि मेरा तो नंबर बहुत ज्यादा है ना नंबर, और कोई बोलेगा मेरा नंबर थोड़ा ही है, लाइक 1.5, तो उसको पावर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पावर सबका अलग अलग रहता है। तो रे डायग्राम की तो अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों क्या है, एक अपना यह है। तो मायोपिया में क्या होता है ना कि जब रेज आती है, ये ना रेज आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी। अब देखो बोर्ड जो है वो दूर है, दूर का नहीं दिख रहा, मतलब दूर से जब भी रेज आती है। अगेन चैप्टर नंबर 10 याद करो। अगर चैप्टर 10 अच्छे से नहीं किया ना तो इसमें थोड़ा समझ में दिक्कत हो जाएगी। तो चैप्टर 10 के रे डायग्राम्स याद करो, और अगर याद नहीं है तो मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर दोनों के रे डायग्राम कैसे बनाने हैं एक अच्छे से एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ बताया। वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि ना, जब रेज आ रही है ना पैरेलल रेज, तो क्या हो रहा है ना कि रेटिना पे तो इमेज बनता है, अपने को पता है वो, ठीक है, बट वो इमेज रेटिना से पहले ही बन जा रहा है ना, रेटिना के पहले वो इमेज बन जाए, जिसके ब्लर दिख रहा है, उस बच्चे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जैसे हम लोगों ने कॉनकेव लेंस यूज किया तो क्या हो गया, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो रेज है वो कहाँ मीट कर रही है? वो रेटिना में मीट कर रही है और इमेज दिख रहा है। तो जिसको भी, अब आप देखो आपके आसपास जो आपका दोस्त वोस्त हो, ठीक है, जो चश्मा पहनता हो, तो उसको वो बोलेगा दूर का नहीं दिखता, याद करना उसको कौन सा प्रॉब्लम है? मायोपिया का। तो उसका जो चश्मा उससे पहना होगा वो कौन सा पहना होगा? लेंस कौन सा होगा उसके अंदर? कॉनकेव लेंस। क्लियर हुआ ये? चलिए डायग्राम अच्छे से बना के आना। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन कैन नॉट रीड न्यूज पेपर प्लेस नियरर देन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। ठीक है, तो नजदीक न्यूज़पेपर है और वो एक इंसान है वो रीड नहीं कर पा रहा है। देन नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन। सीधी सी बात है, अब न्यूज़पेपर नहीं रीड कर, मतलब नजदीक की चीज नहीं रीड कर पा रहा है, तो हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो द सफरिंग इज नोन एज अ हाइपरमेट्रोपिया, और इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। ओके, अब इसको फार साइटेडनेस भी बोल सकते हो। फार साइटेड मतलब कि दूर का दिखता है बट नजदीक का नहीं दिखता। ओके, ड्रॉ द रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट डिफेक्ट, कॉजेज बता दो। चलो ठीक है, तो ये रहा आपके सामने रे डायग्राम। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो इमेज बनता है रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, देखो ये रहा रेटिना, ये वाला पॉइंट रेटिना का है, और इमेज कहाँ बना? उसके पीछे बना। अब अगेन इमेज पीछे बनता है तो कोई भी लाइक क्लियर इमेज ब्रेन को मिल ही नहीं रही है, तो आपको ब्लर चीज नजर आती है। ओके, तो इसके लिए अभी हम इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस यूज करेंगे बच्चा जी? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो अपने आप रेटिना पे इमेज बनेगी। अगेन लेंस का पावर अलग अलग होगा, डिपेंड करता है कि विजन में क्या डिफेक्ट आया है। ओके, तो लॉन्ग साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना, पहले वाला क्वेश्चन तो वही दिया था डिस्पर्शन वाला। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ओके, सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, वी गेट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि जब वो पास होता है सो द लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो। ओके, इस तरीके से रहता है। तो डिस्पर्शन क्यों होता है? क्योंकि उनका एंगल ऑफ बेंडिंग अलग हो जाता है, उनकी स्पीड भी अलग होती है इसकी वजह से। ओके, तो वो वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम ही, मतलब आप एक ही लर्न कर लीजिए। बाय मिस्टेक मैंने 2 क्वेश्चन रिपीट कर लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज मीन बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। नाउ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज अ फिनोमेना टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है, लाइट को आप अलग अलग डायरेक्शंस में आप थ्रो कर रहे हैं, लाइट स्कैटर्ड, लाइट फैल जाएगी, ओके, व्हेन इट फॉल्स ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट्स पाथ, सो द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि लाइट को हम थ्रो करते हैं, ठीक है, थ्रो करेंगे हम लोग, तो जब जैसे आपको 9th का याद होगा, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में जब हम लोग टॉर्च से लाइट पास करते थे तो हम लोग देखते थे कि लाइट किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का ट्रैवल होना, लाइट ट्रैवल हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू द पार्टिकल्स साइज, ठीक है, पार्टिकल्स की साइज अलग अलग होती है तो लाइट का स्कैटरिंग भी अलग अलग होता है, तो यही अपन कह रहे हैं। यूज दिस फिनोमेना टू explain why the clear sky appears blue or the sun appears reddish at sunrise, ठीक है, तो ये स्काई ब्लू क्यों नजर आता है वो सब कुछ। अच्छा चलो पहले वाला स्टेटमेंट देख लो। लार्जर द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट, ठीक है, पानी के और डस्ट के पार्टिकल्स जितने ज्यादा साइज में होंगे, ओके, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होंगे, उतना ही लाइट जो है वो स्कैटर होगी, कौन सी वेवलेंथ की, रेड लॉन्ग वेवलेंथ की ज्यादा होगी, ड्यू टू विच द लाइट स्कैटर्ड अपीयर्स व्हाइट, ओके, ड्यू टू विच द स्कैटर्ड लाइट अपीयर्स व्हाइट। क्या कह रहा है दोबारा देखो। The larger particles of dust and water droplets present in the atmosphere scatter the light of longer wavelength, due to which the scattered light appears white, ठीक है, तो अगर पार्टिकल्स की साइज ज्यादा है और लाइट को स्कैटर कर रहे हैं तो जो लॉन्गर वेवलेंथ जिसकी लेंथ बहुत लंबी है ना वो हमें नजर आएगा। इसके लिए हमें जो भी चीज होगी वहां पे अपन क्या देखते हैं, अपन व्हाइट लाइट देखते हैं। आज सन की लाइट है ना, चलो समझो, ठीक है, जैसे सन की लाइट का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है, तो जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो वो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, तो उस हिसाब से व्हाइट कलर अपन देखते हैं। हमारी जो ट्यूबलाइट्स होती है वो सब क्या होती है, व्हाइट कलर की रहती है, ओके। अगर बहुत छोटे से पार्टिकल्स है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो एयर में मौजूद है, तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे और जो छोटी वेवलेंथ होगी उसको लेके जाएंगे। अपने को आसमान कौन से कलर का नजर आता है, ब्लू कलर का नजर आता है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो सीरीज क्या होती है, विबग्योर होता है ना, विबग्योर, ठीक है, तो वायलेट बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसके लिए वो तो इतना जल्दी स्प्रेड हो जाता है कि उसका कलर दिखता ही नहीं है, ओके। सेम विद द इंडिगो, तो अपन को क्या दिखता है, ब्लू कलर दिखता है आसमान। तो जो छोटे छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम वेवलेंथ वाली रेस को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको स्कैटर करेंगे, जो बड़ी साइज के पार्टिकल्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, स्कैटर करेंगे। इतना फंडा समझ में आया। अब क्या बोल रहा है कि स्काई हमें ब्लू कलर क्यों नजर आता है, अब वही चीज आ गई, जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के और उसके अंदर जो छोटे छोटे दूसरे पार्टिकल्स हैं उनकी साइज क्या है, स्मॉलर है, छोटी है, ओके। सो दिस पार्टिकल्स स्कैटर मोर इफेक्टिवली, इसके लिए वो जल्दी से स्कैटर कर लेते हैं कौन सी रेस को, शॉर्टर वेवलेंथ रेस को, जो ब्लू कलर की होती है या उससे कम वाली। उससे कम वाली दिखती नहीं है अपने को, उससे कम वाली आपको कब दिखतेगी, जब आप सुबह को 4:30-5 बजे के आसपास उठो ना, ठीक है, जिसको जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी भी होती है और अंधेरा भी होता है, तो तब जो कलर होता है ना वो वायलेट और इंडिगो होता है, बट अपन को काला ही नजर आता है, ठीक है, हम उसको काला समझ के छोड़ देते हैं, बट एक्चुअली तब का कलर जो होता है वायलेट इंडिगो वाला होता है। सो ओके, बैक टू द पॉइंट। तो क्या कह रहा है वो, when the scattered blue light enter our eyes it gives the feeling of the sky blue, ठीक है, तो वो जो छोटी वेवलेंथ वाली जब लाइट हमारी आंखों में जाती है तो हमें वो छोटी वेवलेंथ का कलर नजर आता है, इसके लिए छोटी वेवलेंथ का कलर है ब्लू, तो हमें ब्लू नजर आता है। अब ये कह रहा है कि जब सनराइज और सनसेट होता है, ठीक है, जब सूरज उगता है और डूबता है तब हमें सूरज रेडिश ऑरेंज कलर का नजर आता है, क्यों, अब अगेन सीधी सी बात है यहाँ पर। अब सनराइज और सनसाइड जो है, ठीक है, वो डिस्टेंस लंबा हो जा रहा है ना, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, आगे क्वेश्चन आएगा इसका, तो मतलब होरिजन मतलब कि जो सेंटर होता है ना वहां से उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाती है, और उस टाइम पे जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी डेंस होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। आसमान के कंपैरिजन में, लाइक यू नो, एटमोस्फियर में 4 लेयर्स होती है ना, लाइक ओके, जैसे कि हाइड्रो, इसमें वो हो गया अपना मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, ओके। तो जो अर्थ क्रस्ट है उसके नजदीक की जो हवाएं होती है वो काफी भारी पार्टिकल्स कैरी करती है, जिसकी साइज ज्यादा होती है। अब साइज ज्यादा होगी तो वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगी। अब लॉन्गर वेवलेंथ कौन सी होगी, ऑरेंज और रेडिश, तो इसके लिए आपको ऑरेंज और रेडिश कलर हमें सन का नजर आता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये तो सब आंखों का धोखा है, आई मीन कि सब चीजें अपन को सिर्फ कलर के हिसाब से नजर आती है, उनका एक्चुअली कलर ये नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं ना, ठीक है, टिमटिमाते हैं वो, तो वो ऐसे क्यों नजर आता है? क्या वो सही में से टिमटिमाते हैं? नहीं, नहीं टिमटिमाते हैं। चलो तो हम देखते हैं क्या है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टारलाइट। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है बच्चा, चैप्टर 10। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट बेंड होती है ना, ठीक है, तो जिस एंगल से वो बेंड होती है उसके हिसाब से उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो इसको अपन कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आई मीन ट्विंकलिंग। तो बेसिकली क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार ट्विंकल नजर आता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बदलाव आ रहा है वो क्या होता है, धीरे 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर बदलाव आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब कि द कंपेरिजन, ओके, द कंपेरिजन ऑफ द एंगल। ठीक है, जो लाइक द, और वी कुड से द कंपेरिजन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, ओके, इन द मीडियम्स। जो भी अपने दो मीडियम अपन कंसिडर करेंगे उनमें जो भी स्पीड का चेंज आता है उसको जो अपन निकालेंगे उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो क्या कह रहा है, सिंस एटमॉस्फेयर बेंड स्टार लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती जाती है, इसके लिए उसका अपेरेंट पोजीशन जो होता है वो एक्चुअल पोजीशन से जो है वो डिफरेंट होता है। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ ये चीज समझाने की, ठीक है, ट्राई करना। देखो जैसे कि ये 4 लेयर हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है, ये 4 लेयर एटमॉस्फेयर की, ये हो गई हमारी आंख, मतलब हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये हुआ समझो कि स्टार, ठीक है। अब क्या हुआ ना बच्चा, देखो अब जब स्टार से लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4, ठीक है, समझो। तो ये लाइट यहाँ से आई, इंसिडेंट हुई, ये हुआ नॉर्मल रे, ठीक है। अब क्या होता है ना कि धीरे धीरे जो लेयर होती है ना वो थिक होती जाती है हवा की, ठीक है। तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर मीडियम में जो लाइट है वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ये बेंड की, ठीक है। अब यहाँ पे आई, अब फिर से आप देखोगे तो फिर से वो क्या करेगी, बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मीडियम 2 में आई तो विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, वो मीडियम 2 वाली जो रे है वो और मोटी हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, ये फिर से बेंड करेगी, ऐसे करते करते, ठीक है, ये फिर से बेंड करेगी, ऐसे करते करते ये फिर से बेंड करेगी, ठीक है। ऐसे करते करते अगर समझो अपन यहाँ पर है तो ये अपने को दिख रहा है। अब अगर आप इसकी सीधी लकीर खींचो ना, ठीक है, अब इतना वो सीधा जाएगा तो नहीं, आई ट्राई। तो आपको स्टार क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्चुअली स्टार यहाँ पर है और ये उसका क्या होगा, अपर एंड पोजीशन, मतलब कि जो अपन देखते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे एंगल चेंज करता करता लाइट नीचे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, लाइट डिम और ब्राइट तरीके से अपने को दिखती हुई हवा चलती है, ठीक है। तो एयर पार्टिकल्स के हिसाब से लाइट के अंदर डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। एंड दिस इज दिस रीजन जहाँ पे अपने को स्टार ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहा है, मतलब कि ट्विंकलिंग करे। ट्विंकलिंग मतलब क्या होता है, कभी आपको बहुत ज्यादा डल नजर आते हैं, कभी आपको बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं, ठीक है। तो यही एक रीजन है। और बेसिकली स्टार्स बहुत दूर होते हैं तो वो पॉइंट साइज की तरह बिहेव करेंगे, तो जो लाइट आएगी वो अपन कैसे बोलेंगे, लाइक स्ट्रेट आ रही है, ठीक है। याद करो चैप्टर नंबर 10, ओके। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हम वहां से पैरेलल लाइंस कंसिडर करते थे, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, When and where do we see rainbow, ठीक है, हमें कब कहाँ में दिखता है, रेनबो कैसे बनता है, उसको अपन को डायग्रामेटिकली बताना है। ये 3 मार्क में क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है। रेनबो जो है वो कैसे बना, अब रेनबो इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, आई मीन सनलाइट की लाइट है वो डिस्पर्ज हो जाएगी। क्यों डिस्पर्ज होगी, उसको कौन फैलाएगा, तो उसको फैलाएंगे छोटे छोटे से वाटर के पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स जो हवा में मौजूद है बिकॉज ऑफ द रेन, ओके। तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो प्रिज्म की तरह काम करेंगे। वहां पे अपने ट्रायंगल देखा था, यहाँ पे ड्रॉपलेट की तरह है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, दे रिफ्रैक्ट द इंसिडेंट सनलाइट, जैसे ही सनलाइट आएगी तो उसको क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे, मतलब उसके एंगल को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट हुआ, देखो आपके सामने ही है, ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऐसे आ रही है और फिर इसका एंगल चेंज कर लिया तो बैंड हो गई, ठीक है। बैंड होने के बाद वो अंदर जा रही है और अंदर जाके टकरा के वापस आ रही है। अब टकरा के वापस आने को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, ठीक है, अंदर हो गया रिफ्लेक्शन, ओके। देखो नाउ दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली, अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड अगेन, अब फिर से वो बाहर की तरफ आ रही है,
ठीक है। तो आगे जैसे देखो एंगल चेंज हो गया फिर से। ओके, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, तो द रेन इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, ठीक है। तो सन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रेनबो बनता है, तो ये इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्पर्जन भी हुआ, रिफ्रैक्शन भी हुआ और रिफ्लेक्शन भी हुआ। तीनों फिनोमिना जो लाइट के हैं वो रेन के अंदर, रेन ड्रॉप के अंदर अकड़ हो जाते हैं। और जैसे ही सन की लाइट बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी रेड और वायलेट के बीच वाले कलर्स में, इसको अपन रेनबो कहेंगे, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाई डू डिफरेंट कलर रेस डेविएट डिफरेंटली, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, और जो अलग अलग कलर्स होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से क्यों एंगल चेंज कर रहे हैं। देखो, तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, बीम ऑफ लाइट। ओके, जब एक व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म में से और वो फिर, ठीक है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी ऑन अ व्हाइट स्क्रीन इज नोन एज स्पेक्ट्रम, सिंपल। ओके, तो ये जो डिस्पर्जन होता है व्हाइट लाइट का वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो रहा है। ओके, अब जैसे सेम ही है तो बिकॉज ऑफ दैट सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपन स्पीड की बात करते हैं, स्पेक्ट्रम में अपन उसके एंगल्स की बैंड होने की बात करते हैं, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। तो अब ये 7 कलर से बनी हुई है, ठीक है। तो सबके जो लेंथ है वो अलग अलग है, कोई छोटा है कोई उससे बड़ा होगा, ऐसे करते करते लेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनका एंगल का डेविएशन जो होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर हुआ। तो जैसे कि अपन बात करते हैं कि भाई वायलेट, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा डेविएटेड कौन होता है और सबसे कम डेविएट कौन होता है। सो मोस्ट डेविएटेड कलर कौन सा होगा, वायलेट होगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है बच्चों। और सबसे लीस्ट डेविएट कौन होगा, जो इतना ज्यादा बेंडिंग नहीं है, ठीक है, वो कौन सा होगा, रेड, बिकॉज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ, या वी कुड से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो मैं आपको प्रिज्म वाला फोटो दिखाऊं, ओके। देखो अभी बच्चा, ये रे आई और ये डेविएट हुई, ठीक है। ये रे आई और ये कम इसका एंगल देखो और इसका एंगल देखना, ठीक है। तो ये कम डेविएट होती है, क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, लंबा जा रही है, ठीक है। इसके लिए लंबी वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेव की लंबाई। तो जब लंबाई बड़ी होती है तो इतना ज्यादा एंगल चेंज नहीं करती, ठीक है। चलिए, अभी जो मैं आपको बताया वो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, ओके। तो अभी ऐसा कुछ आए तो ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स एमसीक्यू आप आराम से लिख दोगे, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई, ठीक है। पावर अकोमोडेशन क्या होता है, सिंपल, आई की एबिलिटी टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे आप अभी स्क्रीन को देख रहे हो, है ना, उसके बाद आप रूम में कहीं और देखो तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से नजर आ रही है, क्लियरली नजर आ रही है। तो आप सोचो कि आप नजदीक की चीज भी क्लियरली नजर देख पा रहे हो, आप दूर की चीज भी क्लियरली देख पा रहे हो ना। तो ये क्या होता है, दैट इज द एबिलिटी, ओके। तो हमारी आंखों की एबिलिटी है कि वो फोकस कर पाती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स और नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, दैट इज नोन एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अच्छा, नॉर्मल आई हैज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। दूर इन्फिनिटी, जितना भी दूर है उतना देख पाएगी, और नजदीक कितना देख पाती है हमारी नॉर्मल आई, 25 सेंटीमीटर। नाउ अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डायरेक्टली, ठीक है। तो एक बंदा है जिसको मायोपिक है, मायोपिक मतलब कि दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, तो उसकी प्रॉब्लम ये कि 1.2 मीटर जितना भी दूर का उसको नहीं दिख रहा है। तो कौन सा लेंस अपन यूज करेंगे और उसका पावर क्या होगा। और देखो लेंस कौन सा यूज करें आपको पता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो वो तो आपको क्लियर है। तो अब मेन इसको अपन हेल्प कर रहे हैं इसमें पावर को निकालने में, ओके। तो देखो अब इसने क्या बोला कि डिस्टेंस कितना है, जो बेसिकली अगर हम देखें तो इमेज ना, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कितना है, 1.2 मीटर के डिस्टेंस पर है, ओके। और उसको दूर का नजर नहीं आ रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस होगा। अब दूर तो मतलब कि इन्फिनिटी होता है, उसको पता तो नहीं कि मुझे कितना दूर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। उसको दूर का नहीं नजर आ रहा, ये मतलब कि उसका इन्फिनिटी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ओके। अब 1.2 मीटर को 120 सेंटीमीटर लिख दें, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v दैट इज 1/120। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस माइनस 1/u दैट इज 1/infinity इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, तो माइनस 1/20, 1/infinity का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इज इक्वल्स टू 1/f। तो माइनस 120 इज इक्वल्स टू 1/f। सो f इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 120 सेंटीमीटर। दूर का नजर नहीं आ रहा, इसके लिए अपन ने माइनस लिखा है ना। ओके, सो f इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपन इसको, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय अगेन 100 आप कर लो, कितना हो गया, माइनस 1.2 मीटर। ओके, तो पावर के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें मीटर में चाहिए होता है कंपलसरी, इसको अपन ने कन्वर्ट किया। तो अब बोलोगे मैम अगर यहाँ पे नहीं करते तो चल जाता, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर जनरली का लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, इसके लिए कन्वर्ट करना पड़ गया एज पर द रूल। ओके, तो क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू 1/-1.2, तो 10/12, 2 5 2 6, तो P क्या आया, -5/6। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको P कितना आएगा, -0.83। ठीक है, अच्छा, P इज अ पावर, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, तो इसके लिए कैपिटल D का यूनिट लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको आ सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला मैंने चैप्टर 10 वाले वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप वहां पे न्यूमेरिकल सीख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ पावर का फॉर्मूला लगाना है, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो जो भी आए वो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्केच डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई। ठीक है, अब देखो ह्यूमन आई का डायग्राम मैंने आपको सिंपलेस्ट वाला डायग्राम देके रखा है, ठीक है, ताकि आप इसको देखकर आराम से बना सकते हो। अब ह्यूमन आई हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। ओके, ये भी वी हैव द 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन, उसमें से एक यही है हमारा देखने का। सो अब बेसिकली अगर देखें तो हम बिना आंख खोले तो कोई चीज देख नहीं पाएंगे, तो आंख खोलना जरूरी है। आंख खोलोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आंख के अंदर है, तो क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले आता है कॉर्निया। अब आप लेबलिंग भी साथ साथ देखते जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, कॉर्निया। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट बल्ज पार्ट। ठीक है, तो कॉर्निया जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का, जहां से लाइट एंटर करती है। ओके, शॉर्ट बताया मैंने आपको अच्छी चीजें। फिर अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ये आई लेंस। ठीक है, आई लेंस क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसको कंट्रोल कौन करेगा, सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स क्या है, देखो यहाँ पर, तो सिलेरी मसल्स जो है वो बेसिकली आई लेंस से कर्वेचर को मॉडिफाइड करती है। कर्व होता है ना, ठीक है, तो उसको जब खींचेंगी तो यूं खींच जाएगा, उसको ढीला छोड़ेंगे तो यूं कर्व हो जाएगा। तो उसको खींचना, जैसे पतंग कैसे होता है, ठीक है, तो पतंग को हम लोग अभी उत्तरायण में आपको बताइए, तो अपन क्या करते हैं ना, ढील भी देते और खींचते भी हैं। तो जब हम लोगों को बहुत दूर पतंग को भेजना होता है आसमान में, तो अपन क्या करते हैं, ढील देते हैं उसको। ठीक है, तो अगर हमें बहुत दूर की चीज देखनी है तो हमारी सिलेरी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, हमें हमारे आई लेंस को ढील दे देती है, भाई तो देखो आराम से। ओके, और जब हमें पतंग को खींचना होता है अपनी तरफ, ठीक है, लाना होता है, नीचे उतारना होता है, तो अपन क्या करते हैं, खींचते हैं। ओके, मतलब नजदीक लाना है। तो सिमिलरली अगर हमें कोई नजदीक की चीज पे फोकस करना है तो सिलेरी मसल्स आई लेंस को क्या करेंगी, खींचेंगे अपनी तरफ। तो बेसिकली आई लेंस जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय द सिलेरी मसल्स, ताकि उसका वो फोकल लेंथ लाइक वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर पाए, वी वुड बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, ऐसा होता है बेसिकली। अब क्या होता है, आइरिस। ओके, अब आइरिस बोल दो, इरिस बोलो, वो सबका अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वो साइज कंट्रोल करता है प्यूपिल का। ठीक है, प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल वो जगह होती है जहां पे बेसिकली लाइट एंटर करती है। अच्छा, इरिस का एक और बात बता दूं, जो हमारी आंखों का कलर होता है ना, ब्लैक, ब्राउन ना, ब्लू, ये सब कलर हमने देखे होंगे आंखों के, तो वो जो कलरिंग पार्ट होता है दैट इज द इरिस। ठीक है, तो अब जैसे कि ये आई है, ठीक है, इसमें आपको छोटा सा डॉट नजर आता है और यहाँ पे आपका पूरा कलरिंग पोर्शन नजर आता है। तो ये छोटा सा डॉट जो होता है उसको हम कहते हैं प्यूपिल, जहां से लाइट एंटर करती है। कॉर्निया से एंटर हो गई, उसके अंदर भी इसको जाना ना प्यूपिल के अंदर। तो जैसे कि आप एक डिम लाइट में बैठे हुए हो तो प्यूपिल की साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको लाइट अंदर एंटर करवाएं ताकि यू बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। बट जैसे आप धूप में जाते हो, आपने देखा होगा आपकी आंखें यूं मिचू हो जाती है ना, छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो आंखें छोटी हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है, ताकि सनलाइट की तो इंटेंसिटी बहुत खतरनाक होती है। तो अगर इतनी ज्यादा सनलाइट अगर आंखों में जाएगी तो अपन तो अंधे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से प्यूपिल अपनी साइज कम करे ताकि कम लाइट एंटर हो, एंड देन ऑल्सो यू बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम ज्यादा बाहर जाते हैं तो हम लोग स्पेक्टेकल्स, गॉगल, शेड्स जो भी आप बोलो आप वो पहन के जाते हो, सो दैट आपको आंखों में मिचोनी ना पड़े। ओके, तो ये सब चीजें रहती हैं।
तो प्यूपिल क्लियर हो गया। अब आता है एक्वियस ह्यूमर, देखो एक बार डायग्राम में कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। अब एक्वियस मतलब क्या होता है, पानी। लाओ देखते हैं। अब ये एक टाइप का लिक्विड होता है, विस्कस मतलब कि थिक लिक्विड होता है, जो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर आता है विट्रस ह्यूमर, ये आई के पीछे की तरफ होता है, ठीक है। ये भी एक लिक्विड होता है जो आई लेंस और रेटिना के बीच में आता है। देखो मतलब कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना खाली खाली, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विट्रस ह्यूमर होता है। क्लियर हुआ। नाउ रेटिना, अब रेटिना तो आपको पता है, ठीक है, ये वो स्क्रीन होती है जहाँ पे इमेज बनता है, इट्स अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। तो यहाँ पे दो और आपको सेल्स नजर आते हैं, रॉड्स एंड द कॉन्स, ठीक है। अब बेसिकली रॉड्स जो है वो लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करता है और कॉन्स जो है वो कलर को रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कलरफुल ऑब्जेक्ट अपन देख पाते हैं। अब जैसे इमेज बन जाएगी रेटिना पे तो क्या आएगा, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो है वो ट्रांसमिट करेगा इस इमेज को ब्रेन की तरफ थ्रू द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। तो ये पूरे कंप्लीट पार्ट्स हो जाते हैं हमारे आई के। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर एंड इन फ्रंट ऑफ द आई, ओके, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगेन द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन मतलब कि पर्सन जो है वो मायोपिया सफर कर रहा है, ओके, और नेचर क्या मतलब इमेज रेटिना के आगे बढ़ेगी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्केव लेंस चाहिए इसको यूज करने, करेक्ट करने के लिए। तो चलो वो तो क्लियर है अपने को दिया क्या क्या हुआ है। अगेन क्या बोल रहा है, फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन मतलब दूर की जो दृष्टि है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। दूर है तो -80 ले लेंगे अपन। तो v आपको दिया हुआ है -80 सेंटीमीटर, u तो सीधी सी बात है इन्फिनिटी होने वाला है, ठीक है। और अपन को पहले f निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/-80 इज इक्वल्स टू 1/infinity। सो 1/-80 इज इक्वल्स -0 इज इक्वल्स टू 1/f। तो f कितना हो गया, -80 सेंटीमीटर, ओके। तो -80 को डिवाइड करोगे 100 के साथ तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 2 4 जा 2 5 जा, तो f कितना आया, -4/5 मीटर, ओके। अब बात करते पावर की, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f, और f किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो 1/-4/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.1, 1 बचेगा 0, 2 5, ओके। तो -1.25 डायोप्टर, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। अब ऐसा एक इंसान जिसको दोनों प्रॉब्लम होता है कि ना वो दूर का देख पा रहा है ना वो नजदीक का देख पा रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे प्रेस बायोपिया। व्हेन डज इट हैपन, तो जनरली ये कब होता है, जब एज हो जाती है ना, तब होता है ये, ठीक है। तो इट हैपन्स ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आई लेंस को नहीं मिल पाता है ड्यू टू द एजिंग, ठीक है। इसके लिए इसको हम 40 के बाद वाला चश्मा भी कहते हैं। फिर आता है नेम द टाइप ऑफ लेंस ऑफन रिक्वायर्ड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं बायफोकल लेंस, ठीक है। बायफोकल, बाय मतलब दोनों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस आते हैं, और आप इसको डायग्राम ऐसे बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, ठीक है। अब बेसिकली सनराइज, सूरज निकलने से पहले सनराइज हो जाता है और सूरज जाने से पहले सनसेट हो जाता है। तो ये क्या होता है, देखो सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, ठीक है। तो एक्चुअल सनराइज होने से पहले सन विजिबल होता है। अब एक्चुअली सन विजिबल नहीं होता है, सन की रेज जो है ना वो पहले आ जाती हैं, ओके। अब जैसी रेज आएंगी तो हमें दिखेगा कि वो सन भी आ गया है, ठीक है। एक्चुअल एंड अपरेट पोजिशन अपन ने देखा ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में सेम चीज है, बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। By actual sunrise, we mean the actual crossing of the horizon by the sun. देखो ये रहा आपका होरिजन, ठीक है, ये रहा होरिजन। अब होरिजन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। अब यहाँ से जो सन ऊपर आने की जो प्रथा होती है ऊपर की तरफ, तो उसको हम सन का उगना कहेंगे, सनराइज कहेंगे। तो सन जब तक ऊपर आए तब तक तो उसकी रेज ही आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन में डिफरेंस आ जाता है हम लोगों को, और हमें लगता है कि सुबह हो गई माऊं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। 2 मिनट का डिफरेंस होता है।
सो एक्चुअल सिमिलरली जब वो सनसेट होता है सेम चीज वैसी होती है। तो ये जो डिफरेंस होता है एक्चुअल सनसेट और अपेरेंट सनसेट में, ये भी 2 मिनट का फर्क होता है। तो देखा जाए तो पूरे दिन भर में ये 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है सनसेट और सनराइज के अंदर, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट, तो 2 मिनट का डिफरेंस। अगर आपसे ये पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट, सनराइज और सनसेट का पूछा तो 4 मिनट का, ओके। वी ऑप्शन आपको 2 मिनट भी देंगे और 4 मिनट भी देंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आता है ना कि क्या डिफरेंस पूछ रहे हैं आपसे। Okay, now next, what is Tyndall effect? What is its causes? Explain 2 phenomena observed in the regular life. Okay, तो बेसिकली जो व्हाइट लाइट स्कैटर्ड होती है बाय द कोलोडियल पार्टिकल्स, उसको अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलोडियल पार्टिकल्स मतलब क्या होते हैं? कोलोडियल पार्टिकल्स जो आप आसपास अपनी चीजें लाइक मिल्क, ठीक है, दूध के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं तो अच्छे से घुल जाते हैं ना उसके साथ, ठीक है, पानी का अस्तित्व बदल जाता है ना, वो लगता है नहीं पानी हो तो अपन दूध ही कहते हैं। तो ऐसे कुछ को अपन कहते हैं कोलोइडियल पार्टिकल्स, जिनकी साइज इतनी भी छोटी नहीं होती कि लाइट को स्कैटर नहीं कर पाए, इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि अपन को दिख पाए, ठीक है, वो चीज रहती है। ओके, तो अब ये क्यों होता है टिंडल इफेक्ट? तो अगेन कॉज तो क्या हुआ, कोलोइडियल पार्टिकल्स, वो तो क्लियर हो गया। अब रेगुलर लाइफ के एग्जाम्पल बता दो तो व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, जब घना जंगल होता है, घना जंगल पूरे के पूरे जो फॉरेस्ट है वो पूरा भरा हुआ है बड़े बड़े पेड़ों से, ओके। तो जनरली घने जंगल में अंधेरा ज्यादा होता है, तो जब सनराइज होता है और सन की जब रेज आती है तो लिटरली वो किरणें अपने को दिखाई देती है उस जंगल में आते हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरा घना जंगल है, एटमॉस्फेयर जो है वो फैला हुआ है, तो जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो उस लाइट को लेते हुए आते हैं, तो वी वुड बी एबल टू सी द पाथ ऑफ द लाइट। तो इसको अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कभी आप देखना आपके घर में या कहीं ऐसी जगह पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, लाइक दोपहर का टाइम है और समझो खिड़की, थोड़ी सी खिड़की खुली हुई है या थोड़ा सा दरवाजा खुला जहाँ से लाइट पास हो रही है, कौन सी सनलाइट पास हो रही है। तो आप जब वो सनलाइट देखोगे तो आप लिटरली देख पाओगे कि सनलाइट निकल रही है, उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर पार्टिकल लाइक डस्ट पार्टिकल हो गए या क्या, वो उसके अंदर यूं डोलते डोलते डांस करते करते अंदर की तरफ वो आते हैं। यू वुड बी एबल टू सी दिस थिंग्स, ओके। तो ये चीजें आपके आसपास बहुत होती हैं। सेकंड एग्जांपल बोल रहा है व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम। अच्छा, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, इस तरीके से है। अब बेसिकली ये स्मोक की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि धुआं होगा तो धुआं के पार्टिकल्स मोटे होते हैं ना, तो यू विल बी एबल टू सी दैट, ठीक है। तो ये आपके अगर आपने कभी स्कूल वगैरह प्रोजेक्टर्स आप अगर देखो अवेलेबल हो तो प्रोजेक्टर जब आप टीचर ऑन करेंगे ना तो जब लाइट जाएगी तभी आपको ये चीज नजर आएंगे, बिकॉज प्रोजेक्टर की लाइट का जो एरिया होता है वो काफी थिक होता है, ठीक है। तो वी वुड बी एबल टू सी द लाइट डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। सो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, देयर इज नो ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स, एक्सप्लेन। अब देखो प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो अर्थ के काफी नजदीक होते हैं कंपेयर टू द स्टार्स, तो उन इसके लिए उसको हम लोग ना ऐसे ऐसे मानते हैं दैट देयर इज अ कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जो स्टार्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अपन मानते हैं कि ये नजदीक होते हैं और उनकी कंडीशंस भी अलग अलग होती है, ओके। अब क्या है कि दे आर वेरिंग कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द ट्विंकलिंग इफेक्ट फ्रॉम वन लाइट सोर्स इज ओवरलैप्ड बाय द फोकस लाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द अदर रीजन। क्या बोल रहा है कि अब ना जैसे कि एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, लाइट आई, अब लाइट आई तो ये काफी नजदीक नजदीक होते हैं, तो दूसरे की भी लाइट आएगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर लेंगी, ठीक है। ओवरलैप कर लेंगे तो इसके लिए दोनों मर्ज हो जाती है, तो उसका इफेक्ट अपने को नजर नहीं आता। और इस तरीके से जो है ना वो लाइट हमारी आंखों में हर एक प्लैनेट की एंटर नहीं होती है, ठीक है, वो पूरी लगातार एंटर होती है। अब लगातार एंटर हुई है तो कोई रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट तो हुई नहीं, तो बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, इसके लिए हम लोगों को प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर नहीं आते, वो हमें स्टेडी नजर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो नजदीक स्टार्स दूर थे तो इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी ना, अब प्लैनेट नजदीक होते हैं तो एक तो साइज डिस्टेंस भी कम हो जाता है, प्लैनेट्स की साइज भी ज्यादा होती है और उनकी रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट ओवरलैप कर लेती है, तो जिसकी वजह से उसके बाद उनका बैंडिंग कम हो जाता है और ज्यादा अमाउंट की लाइट अपनी आंखों में जाती है, तो इसलिए अपन उसकी बैंडिंग को जज नहीं कर पाते, तो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर अप कर लिए ह्यूमन आई के। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी वर्दी लगे एंड स्टडी कीजिए, एग्जाम नजदीक ही है। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ये वीडियोस वगैरह, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और उनको कम समय में अच्छे अच्छे आंसर्स की क्वालिटी जो है वो मिल जाए। दीज आर द आंसर्स जो मैंने आपको दी। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी लर्न है या आपने कहीं पे लेकर आया तो यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, ओके। तो
क्योंकि अब आप इतने टाइम से लर्न भी करते आ रहे होंगे, तो सीधी सी बात आपको कुछ आंसर्स लर्न भी होंगे, तो आपको अपने आंसर्स जो लर्न है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज ए रिविजन के तौर पे भी ले सकते हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, नई बात के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।